सपोज किसी ने आपको एक चेक दिया, वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बाद आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ एक एनआई एक्ट का मामला डालते हैं। जैसे आप मामला डालते हैं, आपको लगता है कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस कर दिया है अगली पार्टी के खिलाफ और उसको समन इशू कर दिए हैं, तब आपको पता लगता है कि थोड़े दिन बाद अगली पार्टी यानी जो एक्यूज्ड है वो हाई कोर्ट जाकर पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स पे स्टे ले आती है, कॉग्निजेंस पे स्टे ले आती है। फिर आपकी जो पूरी ट्रायल है वो नीचे की रुक जाती है। ऐसा अक्सर इस देश में देखा गया है कि जैसे ही 138 के केसेस फाइल होते हैं, एक्यूज पार्टी हाई कोर्ट जाकर तुरंत प्रभाव से स्टे लाने की ट्राई करती है ताकि नीचे की ट्रायल रुक जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थिति बहुत क्लियर कर दी है और बताया है कि क्या सम्मन स्टेज पे यानी जो कॉग्निजेंस की स्टेज है, क्या उस स्टेज पर आपको स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है। एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के फैक्ट्स को जानेंगे, लॉ को जानेंगे, चेक बाउंस के बेसिक कानून को जानेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। क्या आप हाई कोर्ट जाकर आपके खिलाफ जो चेक का केस हुआ है उसमें स्टे ले सकते हैं या नहीं है। इन सब को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को एंड तक। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर जानकारी से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहे इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक बात कर सकते हैं और घर बैठे अपने कानूनी समस्याओं का आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस केसेस की और चेक बाउंस केसेस पे दिए जाने वाले स्टे की, जिस कारण से नीचे पूरी ट्रायल स्टे हो जाती है। ट्रायल स्टे होने से पूरी ट्रायल को कई साल लग जाते हैं और आपको अपना जस्टिस नहीं मिल पाता है। हाल ही में ऐसा हुआ, रतीश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कुछ ऐसा हुआ। सबसे पहले इसके फैक्ट्स को जानते हैं। इस केस के फैक्ट्स में ये हुआ कि एक पर्सन ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो उनको शेयर अलॉट हुए, लेकिन बाद में कुछ उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट होने के बाद दोनों के आपस में बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है और ये होता है कि शेयर्स जो कंपनी ने उनको अलॉट किए थे वो वापस कंपनी को मिल जाएंगे और जो उन्होंने पैसा दिया था वो उनको वापस मिल जाएगा। जब ये बात होती है तो वो अपने शेयर्स जो थे वो वापस कंपनी को दे देते हैं वो पर्सन, और कंपनी इसके बदले उनको जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसके बदले उनको वो चेक देती है। जैसे वो चेक देती है, वो चेक लगाने बैंक में जाते हैं। बैंक में जाके जब चेक लगाते हैं तो पता लगता है कि वो चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बाद, जैसा कि हमको लॉ पता है, चेक बाउंस होने के बाद वो एक लीगल नोटिस भेजते हैं। फिर भी वो कंपनी उसका पेमेंट नहीं करती तो अल्टीमेटली वो 138 का एक क्रिमिनल कंप्लेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल कर देते हैं। अब जैसे ही वो 138 की क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं, कंपनी पहुंचती है सीधा हाई कोर्ट। कंपनी जो हाई कोर्ट पहुंचती है और ये कहती है कि साहब, मेरे खिलाफ जो 138 का मुकदमा डाला है, जिसके बेसिस पे नीचे ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है या मुझे सम्मन इशू किए हैं या जो नोटिस फ्रेम हुए हैं मेरे खिलाफ, वो सरासर गलत है, क्योंकि मेरे खिलाफ किसी भी तरह की लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं है। तो फिर मैं 138 की ट्रायल क्यों भुगतूं। इस बात से हाई कोर्ट असहमत होता है और दिल्ली हाई कोर्ट उनकी पिटीशन को डिसमिस कर देता है। जब उनकी पिटीशन डिसमिस होती है तो वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और अब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के लॉयर ये आर्ग्यू करते हैं कि 138 का बेसिक प्रिंसिपल है कि देयर हैज़ टू बी लीगली रिकवरेबल डेब्ट, यानी कोई डेब्ट होनी चाहिए, उधारी होनी चाहिए, उसके बदले आप कोई चेक दोगे तो वो 138 के दायरे में आएगा। और हमको जो चेक हमने जो दिया है अगली पार्टी को, वो कोई लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं है। ये कंपनी लॉ का मामला है और उन्होंने कंपनी लॉ का एक सेक्शन भी साइट किया और बोला कि कंपनी एक्ट के सेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसके परव्यू से बाहर आते हैं और किसी भी तरह के 138 की ट्रायल को हमें नहीं भुगतना चाहिए। इसलिए वी आर रिक्वेस्टिंग कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस पिटीशन को अलाउ करें, हमारे खिलाफ जो कॉग्निजेंस लिया गया है उसको क्वैश किया जाए। दूसरी तरफ वो पर्सन आर्ग्यू करते हैं, यानी उनके वकील साहब भी आर्ग्यू करते हैं कि 138 में नो डाउट ये देखा जाना चाहिए कि लीगली रिकवरेबल डेब्ट है या नहीं, लेकिन ये आप कब देखेंगे, यह आपको देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रायल, नॉट एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस या नॉट एट द स्टेज ऑफ प्री ट्रायल। यानी अभी तक तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं। दोनों के आर्गूमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंसिडर किया। कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले अपने जो पुराने जजमेंट थे, जो भी इस इशू पे आए, उनको लेंथ में डिस्कस किया। सारे जजमेंट्स को, सारे केसेस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक साइट किया MMTC का केस जो उन्होंने 2012 में दिया था। उस केस में क्या कहा उसको भी हम थोड़ा बेसिकली जान लेते हैं और उसको हम बड़े सिंपल भाषा में जानते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, चेक बाउंस के केसेस क्रिमिनल लॉ से थोड़े से अलग होते हैं। क्रिमिनल लॉ में एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर किसी ने किसी के खिलाफ FIR कराई है या कोई कंप्लेंट कराई है या कोई क्रिमिनल केस डाला है
तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उस अगले पर्सन ने ऐसा किया। सो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द कंप्लेनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एफआईआर दर्ज कराई है किसी एक्स पर्सन के खिलाफ, तो मुझे कोर्ट में एविडेंस ले जाकर देने पड़ेंगे कि यस इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, या प्रोसिक्यूशन है जो स्टेट है उसको देने पड़ेंगे। लेकिन जो 138 के केसेस हैं वो क्रिमिनल लॉ से थोड़ा डिपार्चर लेते हैं। वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है अगली पार्टी पे, जो एक्यूज होता है उस पर, उसको ये प्रूव करना होता है कि भैया मैंने कोई भी इस तरह का चेक नहीं दिया, या चेक जो दिया भी तो है तो कोई लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं है और मैं 138 से बाहर आता हूँ। तो आपने एक थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा कि क्रिमिनल लॉ में जो बर्डन रहता है वो कंप्लेनेंट पे रहता है, और वहीं पे 138 के केसेस में रहता है एक्यूज पे टू प्रूव कि ये कोई लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं है। सो एमएमटीसी केस को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनआई एक्ट में पर्टिकुलर प्रोविजन है 139 का। वो ये प्रोविजन कहता है कि इट वुड बी प्रिज्यूम्ड कि आपने जो चेक दिया है वो लीगली रिकवरेबल डेब्ट के लिए है, और आपको प्रूव करना है कि वो आपने नहीं दिया है, तो आपको वो ट्रायल में प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जब 139 का पर्टिकुलर प्रोविजन है तो वो आपको ट्रायल में देखना होगा, ना कि सम्मन की स्टेज पे। आज की तारीख में आपके पास सिर्फ कंप्लेंट है। अगर क्रिमिनल कंप्लेंट में अगर किसी पर्सन ने कुछ डिटेल में नहीं भी लिखा है तो इस बेसिस पे उसकी आप कंप्लेंट को डिसमिस नहीं कर सकते। उस पर जो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको ये सारी बातें देखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द ट्रायल। हो सकता है ट्रायल में वो कुछ ऐसा एविडेंस लेके आ जाए जिससे ये प्रूव हो जाए कि येस देयर वाज लीगली रिकवरेबल डेब्ट। तो आज की तारीख में जब सिर्फ सम्मन इश्यू हुए हैं, कोई एविडेंस से लीड नहीं हुआ है, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुई है, तो एट दिस स्टेज हम उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंपनी की इस अपील को डिसमिस कर दिया और डिटेल में गाइडलाइन देते हुए बोला कि अब हम ये कहते हैं कि जनरली हाई कोर्ट्स किसी भी तरह के सम्मन स्टेज पर मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी, और चेक बाउंस के केसेस में सम्मन यानी प्री ट्रायल स्टेज पे जनरली इसको क्वेश्चन नहीं करेगी। अनलेस कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है तो बात अलग है, लेकिन अभी प्री ट्रायल स्टेज है तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ड्यूरिंग द ट्रायल कुछ नया एविडेंस आ जाए या कुछ ऐसा एविडेंस आ जाए जिससे आपकी लीगली रिकवरेबल डेब्ट प्रूव हो जाए। और ऐसा सिर्फ 138 के केसेस हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि यहाँ पे क्रिमिनल लॉ से थोड़ा डिपार्चर होता है या बर्डन ऑफ प्रूफ ऑपोजिट साइड पे होता है। यानी आज के वीडियो से हमें एक बात पता लगी कि जब भी आपके खिलाफ कोई केस हो जाए तो आप तुरंत हाईकोर्ट से जाके स्टे नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी प्री ट्रायल स्टेज पे होंगे। या अगर सपोज आपने कोई केस फाइल किया है और अगला कभी जाके स्टे लेके आ जाए तो आप ये जजमेंट दिखा के उस ग्राउंड पे उसका स्टे को वैकेट करा सकते हैं या उसकी पिटीशन को खारिज करा सकते हैं, और कोर्ट को कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2022 में जजमेंट में बोल दिया है कि जितना हो सके हाई कोर्ट को 482 की पावर इन्वोक करते हुए इस स्टेज पे ट्रायल शुरू होने से पहले कॉग्निजेंस को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रायल में ही देखना पड़ेगा कि लीगली रिकवरेबल डेब्ट थी या नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको फिर भी कोई समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।